4 5 6 चलिए सर। हम अभी कहाँ हैं? आईआईपी किया था ना लास्ट में, है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो मैंने आपको कहा था उसमें कुछ 407 आइटम ग्रुप्स है जिनको हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है ना। उसके बाद हमने यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन इसका देखा। उसके बाद हमने देखा इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो इन्फ्लेशन का टॉपिक है। होपफुली प्री वाला पोर्शन इसका भी खत्म हो जाएगा विद इन एन आवर। उसके बाद हम इन्फ्लेशन का मेंस वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो इन्फ्लेशन हमने देखा, और इन्फ्लेशन को मैं अभी लिंक कर रहा हूं प्रोडक्शन के साथ, बिकॉज प्रोडक्शन का भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए। इससे हम इन्फ्लेशन का भी क्या कह सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिकॉज वेन एवर देर इज़ हायर इन्फ्लेशन या प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा साथ में, है ना। तो प्रोडक्शन का जो मेजरमेंट है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसका एक मेजरमेंट है जो आपने लिखा, दैट इज आईआईपी। बट देर आर सम अदर मिसलेनियस मेजरमेंट्स या सर्वेस जो हम कंडक्ट कराते हैं ताकि हमें हिंदुस्तान में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, चाहे गुड्स की चाहे सर्विसेज की, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे पास कुछ और मिसलेनियस मेजरमेंट्स भी है, सर्वेज भी है। हालांकि ये वन लाइनर्स है, आई डोंट एक्सपेक्ट अ बिग क्वेश्चन फ्रॉम हियर। वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप हेडिंग लिखेंगे आज, मिसलेनियस प्रोडक्शन इंडिसेस। मिसलेनियस प्रोडक्शन इंडिसेस। मिसलेनियस प्रोडक्शन इंडिसेस। मिसलेनियस प्रोडक्शन इंडिसेस। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम मिसलेनियस प्रोडक्शन इंडिसेस। एएसआई सबसे पहले लिखेंगे, एएसआई। एएसआई वन लाइनर से जल्दी खत्म करेंगे इसको। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। ये एक हर साल एक सर्वे किया जाता है इंडिया में टू गेट एन आइडिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स है हमारे, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स का, खास तौर पर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो रजिस्टर्ड है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, जो रजिस्टर्ड कंपनीज है शॉर्ट में, तो उन सारी कंपनीज का एक एनुअल सर्वे कराया जाता है। उस एनुअल सर्वे में हम ये बताते हैं कि भाई एक साल के अंदर आपने प्रोडक्शन में कितना इजाफा किया है। पर ये पूरी इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैप्चर नहीं करता। ये इकोनॉमी का सिर्फ वो वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैप्चर करता है जो रजिस्टर्ड है, जो इनकॉर्पोरेटेड है। समझा? तो थोड़ा सा अंदाजा हमें एएसआई से मिल जाता है। लिखेंगे एक लाइन, कंडक्टेड बाय एनएसओ। कंडक्टेड बाय एनएसओ। Next point, it covers all registered manufacturing units. It covers all registered manufacturing units under the Factories Act. Under the Factories Act. And electricity companies, वो भी इसमें added है, and electricity companies. It measures industrial output, employment, and performance of registered industrial units. Performance of registered industrial units.
It does not include, next point, it does not को करना underline, does not include, number 1 डिफेंस फैक्ट्रीज, इनको हम ऐड नहीं करते इसमें, डिफेंस फैक्ट्रीज. नंबर 2 ऑयल एंड गैस स्टोरेज यूनिट्स, ऑयल एंड गैस स्टोरेज यूनिट्स, water supply, etc. Water supply, etc. एक और सर्वे लिखिए, ये हो गया ASI. नंबर 2 ASUSE, ASUSE, annual survey of unincorporated sector enterprises. एक सर्वे इनका कराएंगे हम, सेक्टर एंटरप्राइजेस. ये अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है, नॉट रजिस्टर्ड. राइट डाउन फर्स्ट वन, कंडक्टेड बाय NSO, conducted by NSO. Number 2 focuses on unincorporated non-agricultural enterprises. Non-agricultural enterprises in 3 sectors. तीन सेक्टर्स में. नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 ट्रेड, नंबर 3 other services. It captures economic contribution of small unregistered enterprises. Which are not part of ASI. ठीक है ना? जो इससे पहले वाले सर्वे में पार्ट उसका हिस्सा नहीं है, वो इस वाले सर्वे में कवर हो जाते हैं. एक और लिखिए, तीसरा ISP, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन. ये सिर्फ सर्विसेज के लिए है. It was developed because IIP and ASI only covers manufactured items, and electricity. Next point, ISP covers key service sectors such as banking,
इंश्योरेंस, कॉमा एजुकेशन, कॉमा टेलीकॉम एंड ट्रांसपोर्ट, and transport. It is currently experimental. It is currently experimental. Under development by NSO. नंबर 4, देखो मैं ये इसलिए लिखा रहा हूं आपको बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि बाय द टाइम आई एम डन विद माय सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स आपको इकोनॉमिक्स सर्वे खुद से अपनी आंख से पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। एंड दीज आर सम commonly used terms in economic surveys. If you add these terms, let's suppose एक आम इकोनॉमिक्स का आंसर अगर आप देखोगे उसके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं पर उसके पास सपोर्टिव डेटा एग्जाम्पल नहीं होते। आपको पता है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इतना तो आपने कहीं से आइडिया निकाला है, पर उसके लिए यू कैन नॉट कोट अ डेटा। आपके पास कोई सर्वे नहीं होता कोटेशन के लिए, आपके पास सर्विसेज की प्रोडक्शन का कोई डेटा नहीं होता। तो दैट इज वाई मैं ये टर्म्स लिखा रहा हूं आपको, अदरवाइज इसका कोई फन नहीं है जब तक कि आप इसको आंसर में इस्तेमाल न करो, समझा। तो और ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। अखबार जब पढ़ना शुरू करोगे इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, यू वुड सी महीने में कम से कम 2-3 बार इनका जिक्र आएगा उस पर। उसके बाद लिखेंगे आप सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI। पहला पॉइंट, ऑल्सो नोन एज सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, एक्टिविटी इंडेक्स, ये इसका एक और नाम। दूसरा पॉइंट, कंपाइल्ड बाय IHS मार्केट इंडिया, IHS मार्केट इंडिया। ये कौन है भाई? अ प्राइवेट सेक्टर फर्म, कंपनी है, अ प्राइवेट सेक्टर फर्म, a private sector firm. Now see, इसका मतलब क्या है? आप देखिए, अब पहली बात, इट इज टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, ठीक है ना, तो इट इज ऑल अबाउट सर्विस सेक्टर, पहली बात तो ये। उसके बाद परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी सर्विसेज कितनी परचेज हो रही है, सर्विसेज कितनी परचेज हो रही है, इन अदर वर्ड्स डिमांड क्या है। और ये मैनेजर्स इंडेक्स है। व्हाट इज मैनेजर्स इंडेक्स? सो इस इंडेक्स में होता क्या है, कंपनी से कुछ लोग जाते हैं और दे बेसिकली फिगर आउट कि बड़ी बड़ी सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज है। तो मान लीजिए ये सर बड़ी बड़ी कंपनीज है जो सर्विस सेक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, और हर सेक्टर में अपनी, हर कंपनी में अपना अपना कोई मैनेजर होगा, हर कंपनी में अपना अपना कोई मैनेजर होगा। तो यहां से एक सर्वे टीम जाएगी और मैनेजर से कुछ सवाल करेंगी। पहला सवाल, आपको क्या लगता है जो आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है? तो मैनेजर से पूछा जाएगा, आप बताइए कि जो आपका मार्केट है वो बढ़ रहा है या मार्केट आपका गिर रहा है। आप हमें बताइए कि आपके जो ऑर्डर्स है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ सवाल किए जाएंगे, उसके जवाब के बेसिस पर बोला जाएगा कि भाई सर्विस सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, सर्विस सेक्टर स्टेबल है या सर्विस सेक्टर डिक्लाइन हो रहा है। इन जवाबों के बेसिस पे ये निकाला जाएगा। इसी को हम कहते हैं मैनेजर्स इंडेक्स, बिकॉज ये सवाल किससे पूछे जाते हैं? मैनेजर से।
समझा? और इससे सर्विस सेक्टर का हमें इंप्रूवमेंट, डिक्लाइन या स्टेबिलिटी दिखता है। समझा? इसके बेसिस पे इसका एक वैल्यू मिलता है जो 50 के ऊपर हो सकता है या 50 के नीचे हो सकता है, वो बताऊंगा अभी। पहले लिखो इतना, IHS Markit India surveys senior executives. IHS Markit India surveys senior executives in service companies. In service companies, their questions are like, number one, are prices of services rising? Are prices of services rising? Number two, are your new orders increasing? Are your new orders increasing? Number three, are you hiring more staff? Are you hiring more staff, etc.? Each answer is coded as improving / same / worsening. Next point, value range. PMI is scaled from, Purchasing Managers Index is scaled from 0 to 100. 0 से 100 के बीच में कुछ वैल्यू मिलेगा इसको, जिसका मतलब क्या है? पहला केस लिखिए इसमें, अगर अबोव 50 आपको वैल्यू मिला, अबोव 50 का मतलब यह है कि सर्विस सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन। अगर वैल्यू आपको 50 मिला, इसका मतलब देयर इज नो चेंज, जितना पहले था वैसे ही आज भी है। इफ यू गेट वैल्यू विच इज बिलो 50, तो सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ? इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया था, दैट इज व्हाई वी कवर्ड इट। कितने हुए? नंबर 5, पांचवा लिखेंगे सर, ओबाइकस। ये भी एक अंदाजा है इकोनॉमिक एक्टिविटी निकालने का। ओबाइकस का फुल फॉर्म लिखेंगे सर, ऑर्डर बुक्स, कॉमा, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। Inventories and capacity utilization survey. Capacity utilization survey. Now let's suppose I have a factory and आप अंदाजा लगाना चाहते हैं कि जो मेरा काम है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है? What is the level of economic activity? So you come to me and you ask me, सर आप अपना ऑर्डर बुक दिखा सकते हैं? तो ऑर्डर बुक का क्या मतलब है कि भाई मुझे कितने ऑर्डर्स आए हैं, है ना? जो चीज मैं बनाता हूं मेरे ऑर्डर्स कितने हैं। तो सर ऑर्डर से मुझे अंदाजा मिलेगा कि भाई मुझे लेट्स सपोज अगले 6 महीने या 8 महीने तक के कंटिन्यूअस ऑर्डर्स है। तो मुझे पता चल रहा है भाई फ्यूचर में डिमांड तगड़ी है, तो ऑर्डर बुक से हमें डिमांड पता चलती है। समझा? सेकेंडली इन्वेंटरीज, कि भाई मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं और कितना जमा रख रहा हूं, इससे भी मुझे अंदाजा मिल रहा है कि भाई अगर मुझे ये भरोसा है कि अगर मैं प्रोड्यूस करके इन्वेंट्री में जमा कर लूं तो मुझे पता है कि मैं इसको कल को बेच सकता हूं। तो इससे भी मुझे अंदाजा मिलेगा, अगर इन्वेंट्री बढ़ रहा है इसका मतलब प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, अगर इन्वेंट्री घट रही है इसका मतलब डिमांड खत्म है, सप्लाई भी खत्म है।
उसके बाद क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे. सो इस क्लास में वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 100 स्टूडेंट्स एंड वी आर ओनली टीचिंग 20 स्टूडेंट्स. इसका मतलब हम अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे. बट इफ द कैपेसिटी इज 100 एंड वी आर टीचिंग 100, इसका मतलब वी आर ऑन 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. समझ आ रहा है? तो अगर हमें पता चला कि फैक्ट्री में कैपेसिटी है कि वो 5000 टन का कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं पर वो नहीं बना रहे, इसका मतलब दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर कैपेसिटी. दैट मींस डिमांड इज लेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है. समझा? तो इन ओबाइकस के सर्वे से हमें पता चलता है कि इंडिया में कैसी हालत है. ये सर्वे कौन करता है? इट इज डन बाय आरबीआई. राइट डाउन. कंडक्टेड क्वार्टरली बाय आरबीआई. कंडक्टेड क्वार्टरली बाय आरबीआई. It helps gauge industrial and investment demand trends. Industrial and investment demand trends. Demand trends. आगे बढ़े, आगे बढ़े. ये हर क्वार्टर में आता है ये ओबाइकस. चलिए आगे सर. नंबर 6. अब कुछ इकोनॉमिक हेल्थ इंडिसेस है जो बैंक्स भी करते हैं. जैसे एसबीआई का अपना एक इंडेक्स आता है, कंपोजिट सर्विसेज इंडेक्स. लाइकवाइज वी हैव एचएसबीसी बैंक. पता है एचएसबीसी? उनका भी अपना एक इंडेक्स आता है. तो हम क्या लिखेंगे अब? इकोनॉमिक हेल्थ इंडिसेस. इकोनॉमिक हेल्थ इंडिसेस बाय बैंक्स. बैंक्स कौन कौन सा इंडेक्स लेकर आते हैं इकोनॉमिक हेल्थ निकालने के लिए? बाय बैंक्स. पहले लिखेंगे आप इसके अंदर एचएसबीसी पीएमआई. एचएसबीसी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. पीएमआई. पीएमआई देखिए सर, एक है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो किसका है? आईएचएस मार्केट का. वो लिखा है मैंने इससे पहले. एक और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है जो किसका है? एचएसबीसी बैंक का. समझा? जो क्या देखेगा? बैंकिंग सर्विसेज एंड ऑल. समझा? तो इसमें 400 से ज्यादा कंपनीज को हम सर्वे करते हैं. इसमें एक लाइन लिखिए आगे, सर्वेज 400 प्लस कंपनी एग्जीक्यूटिव्स. सर्वेज 400 प्लस कंपनी एग्जीक्यूटिव्स. एसबीआई कंपोजिट इंडेक्स. एसबीआई कंपोजिट इंडेक्स. एसबीआई कंपोजिट इंडेक्स. अब ये एसबीआई का कंपोजिट इंडेक्स हो या एचएसबीसी हो, इन दोनों में जो वैल्यू आपको मिलता है वो वही है. 0 से 100 के बीच में लिखना बंद करेंगे आप. अगर आपका वैल्यू 50 होगा दैट मींस नो चेंज. 50 से ज्यादा होगा दैट मींस एक्सपेंशन. 50 से कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन. समझा? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इससे पहले लिखा था आपने. राइट डाउन. सच इंडिसेस हैव स्केल ऑफ 0 to 100 पॉइंट्स. Such indices have scale of 0 to 100 points. 0 to 100 points. उसके नीचे लिखेंगे 50 is no change, more than 50 is expansion, less than 50 is contraction. लिखा सर? 50 no change, more than 50 expansion, less than 50 contraction. आखिरी जो हमारे पास इंडेक्स है नंबर 7 पे, दैट इज बीडीआई, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स. बाल्टिक ड्राई इंडेक्स. बीडीआई बाल्टिक ड्राई इंडेक्स. ये ग्लोबल ट्रेड दिखाता है. अब अभी तक तो हम इंडिया स्पेसिफिक इंडिसेस देख रहे थे. अब अगर हमें देखना है ग्लोबली
ओवरऑल इकोनॉमी की क्या हालत है, ठीक है ना। जैसे आई हैव बीन टेलिंग यू ओवर एंड ओवर अगेन दैट द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड। अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछे, है ना, जो जॉब प्रोफेशन में है गवर्नमेंट में, उनको तो ज्यादा आइडिया नहीं होगा इस चीज का। हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको तगड़ा अंदाजा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। जिनके घर प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता होगा कि प्रेशर कितना है आज प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है ना। अगर आपसे हल्की फुल्की भी गलती हो गई, वो आपको उसी वक्त निकाल देते हैं, बिकॉज अभी ले ऑफ्स हो रहे हैं, काफी सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं। टाटा के ले ऑफ्स हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। टाटा जब ले ऑफ करता है तो समझ लेना चाहिए कि भाई इकोनॉमी इज नॉट डूइंग गुड। सेकेंडली, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, बिजनेस ओवरऑल एक्टिविटी कम है। वन ऑफ दी फैक्टर्स जो हमें ख्याल में रखना चाहिए कि इज इट स्पेसिफिक टू इंडिया ओनली। जैसे कश्मीर में जो हालत है, वी कैन से कि अ लॉट ऑफ इट इज डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म सेक्टर, बट नॉट एंटायरली ऑन टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म में पहलगाम अटैक के बाद तगड़ा तो जो मानिए आप उसको तो रूह निकाल दी आपने उससे, मगर उसके बावजूद मार्केट इज नॉट डूइंग गुड। जो नॉन टूरिज्म सेक्टर्स भी है उसमें भी गिरावट है अभी, बिकॉज पैसा जब कम घूमता है ओवरऑल डिमांड गिर जाती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूरिज्म वालों को नुकसान हुआ, उनका तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ में जो उसके अलाइड सेक्टर्स भी है, उसके साथ जो लिंक्ड सेक्टर्स भी है, सब खत्म और ओवरऑल एक्टिविटी गिर गई है। तो हमें पता है कि कश्मीर की जो हालत है ये कश्मीर स्पेसिफिक नहीं है, इंडिया की जो हालत है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। अभी ग्लोबल लेवल पर अगर आपको अंदाजा लगाना है कि ट्रेड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वन ऑफ द वेज ऑफ लुकिंग एट दैट इज बीडीआई, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। ये क्या देखता है? ये देखता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, जो शिपिंग कॉस्ट होता है ना ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे यूरोप से सामान लाना है मुझे एशिया की तरफ, अब वो मुझे शिपिंग कराना है उसका, अगर वो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाता है यानी महंगा हो रहा है, इसका मतलब द डिमांड इज ह्यूज और शिपर्स जो है वो ज्यादा कॉस्ट डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पता है कि ट्रेड ज्यादा होगा फिर, बिकॉज ट्रैफिक ज्यादा है, दैट इज वाई उसका इंडेक्स बढ़ रहा है। तो बीडीआई क्या देखता है? ये शिपिंग कॉस्ट देखता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखता है कंट्रीज के बीच में। जो बाल्टिक एक्सचेंज कंट्रीज है उनसे, जो बाल्टिक सी से जो शिपिंग और शिप्स वगैरह और ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा चैनल फैलता है, वो बाल्टिक सी से जो प्राइसेस मांगे जाते हैं वो प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ओवरऑल शिपिंग की डिमांड ज्यादा है, और अगर ओवरऑल शिपिंग की डिमांड ज्यादा है इसका मतलब ग्लोबल ट्रेड अच्छा है। लेकिन अगर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स गिर रहा है, इसका मतलब शिपिंग गिर रही है, डिमांड कम है, प्राइसेस कम है, तो ग्लोबल ट्रेड ज्यादा नहीं है, एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा नहीं हो रहा है। और ये निकालता कौन है? लंदन बाल्टिक एक्सचेंज। लंदन बाल्टिक एक्सचेंज एक हमारे पास एसोसिएशन है जो ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स निकालती है। इससे हमें अंदाजा मिल जाता है कि ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड में क्या हो रहा है। राइट ऑन, कंपाइल्ड बाय लंदन्स बाल्टिक एक्सचेंज, compiled by London's Baltic Exchange. It measures the cost of shipping raw materials by sea. It measures the cost of shipping raw materials by sea. Shipping raw materials by sea. If BDI increases, global trade is expanding. Global trade is expanding. If BDI falls, global trade is slowing. Global trade is slowing. लिखा चलिए, this completes your certain indices and surveys. Now I will, yes, is under decline, yes, especially after 2018. Now see, अब मेंस का कंटेंट आप लिखेंगे इन्फ्लेशन फॉर मेंस। अब मेंस का कंटेंट दे रहा हूं आपको।
तो मैंने ये सोचा है कि इन्फ्लेशन में हम कौन कौन सा डायमेंशन कवर करेंगे. नाउ टेल मी, नाउ वी हैव अ थीम हियर इन्फ्लेशन का. आप जाके उसके क्वेश्चंस चेक करिए 2013 से 25. You will get inflation related questions only two. There are only two questions so far. But the questions are not specific to inflation only because economics में एक चीज ये है कि जैसे मैं अभी आपको इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ इन्फ्लेशन तक सीमित नहीं रह सकता इसमें. बिकॉज अगर आप क्वेश्चन देखोगे इसमें, इन्फ्लेशन का क्वेश्चन तो है मगर इट हैज बीन लिंक्ड विद ग्रोथ, इट हैज बीन लिंक्ड विद लेट्स से इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इट हैज बीन लिंक्ड विद लेट्स से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. जब तक आपने आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ा होगा तो इन्फ्लेशन को काउंटर कैसे करना है वो थोड़ा समझ नहीं आएगा. पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हल्का फुल्का आपको मॉनेटरी पॉलिसी का भी अंदाजा दे दूं ताकि कल को जब मॉनेटरी पॉलिसी शुरू करेंगे तब आपको जल्दी समझ आ जाए. तो सर जब आप इसका ट्रैक करते हैं क्वेश्चंस क्या आए, तो मोरलेस मुझे लगता है कि इसमें हमें 3-4 डायमेंशंस कवर करने चाहिए. लुकिंग एट द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड द करंट फेस. पहला जो पोर्शन हम इन्फ्लेशन का मेंस में कवर करेंगे दैट इज इन्फ्लेशन जो इंडिया में है विच इज हाई रिलेटिवली डेवलप्ड वर्ल्ड से ज्यादा. तो व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया? मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया. तो पहला मुझे लगता है यू शुड नो दिस, ये मेंस के लिए वुड बी वन ऑफ द डायमेंशंस. समझा? अनदर डायमेंशन इज इन्फ्लेशन जो इंडिया में है दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एंड बिकॉज ऑफ फूड. तो फूड जो है काफी अपवर्ड प्रेशर डालता है सीपीआई पे. किस पे डालता है? बिकॉज फूड का वेटेज ज्यादा किस किस में है? सीपीआई पढ़ा आपने. और फूड क्योंकि काफी वॉलेटाइल है और हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड इंक्लूडेड होता है तो वो सीपीआई पे एक अपवर्ड प्रेशर डालता है. तो वन ऑफ द रीजंस फॉर हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया इज फूड इन्फ्लेशन. नाउ इन अदर वर्ड्स एग्रीकल्चर वाला सिस्टम. अब फूड इन्फ्लेशन का कैसे हम तोड़ निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी. ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? आरबीआई की पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी. पॉलिसी इकोनॉमिकली हमारी सबसे इंपॉर्टेंट दो ही होती है, एक आरबीआई की जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, एक गवर्नमेंट की जिसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं. फिस्कल पॉलिसी जिसको नहीं पता, बस बजट पता होगा आपको, दैट इज फिस्कल पॉलिसी. बजट वो टूल है, वो औजार है जिससे फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है. तो बजट गवर्नमेंट लेकर आता है और मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेकर आता है? आरबीआई. अब हमें यह देखना है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्यों नहीं फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाती है. ये चीजें पता होनी चाहिए आपको. ये एक और डिमेंशन जो मुझे लग रहा है इन्फ्लेशन का, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में ये क्वेश्चन आया था बट मुझे लगता है ये जीएस के लिए भी रेलेवेंट है. दैट इज आपका जो इन्फ्लेशन है ये इकोनॉमिकली वायबल है. इकोनॉमिकली ये वायबल है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है. इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन होनी चाहिए. मैंने आपको इससे पहले भी कहा, इफ यू लुक एट इन्फ्लेशन, खास तौर पर जो माइल्ड इन्फ्लेशन है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली यूजफुल होती है कि नहीं? इकोनॉमिकली तो वायबल है, यूजफुल है, पर ये सोशली हार्मफुल है. सोशली क्या है? हार्मफुल. पर ये पॉलिटिकली अनअवॉइडेबल है. पॉलिटिकली अनअवॉइडेबल. हमारा पॉलिटिक्स इसके पीछे ऐसे घूमता है कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते. तो इसके अराउंड हमारे पास एक राइटअप होना चाहिए, हाउ इन्फ्लेशन इज इकोनॉमिकली वायबल और यूजफुल. वायबल से बेहतर होगा यूजफुल. हाउ इज इट सोशली हार्मफुल एंड हाउ इज इट पॉलिटिकली अनअवॉइडेबल. एक डायमेंशन वो कवर करेंगे. एक और डायमेंशन जो इन्फ्लेशन का मेंस के लिए हम कवर करेंगे दैट वुड बी लो इन्फ्लेशन, जो कि माइल्ड है, हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और लो इन्फ्लेशन के साथ साथ स्टडी जीडीपी की ग्रोथ. ये ना आइडियल सिचुएशन हमारे लिए. सो हाउ डू वी इंश्योर लो इन्फ्लेशन विद स्टडी जीडीपी ग्रोथ? आई बिलीव दीज आर द 4 themes वी शुड कवर इन इन्फ्लेशन. अगर इसमें कोई नई थीम आएगी, फिलहाल तो नहीं है, बट इससे आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और करंट भी थोड़ा कवर हो जाएगा. क्लियर है? नई थीम अगर आएगी तो इकोनॉमिक सर्वे का कोई चैप्टर अगर डेडिकेटेड होगा इन्फ्लेशन पर,
जो कि होता है, उसमें अगर कोई नया ऐसा चीज हो तो वो ऐड कर देना इधर पे, ठीक है ना, जब इकोनॉमिक सर्वे अगले साल आएगा। फिलहाल के लिए ये 4 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इसके, ठीक है। यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस, इनमें से 2 पर क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है फूड इन्फ्लेशन और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे आप सेटल कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने पूछा लो इन्फ्लेशन और स्टेडी जीडीपी ग्रो। ये 2 सवाल पूछे, 2 मेरी तरफ से है जो हम एडेड कंटेंट डालेंगे इसमें। लिखिए आप पहला, मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया। Major reasons for inflation in India. For inflation in India. तो मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया, ये जो टॉपिक है, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है, तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड नाउ इज कि आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द कंटेंट फॉर दीज टू टॉपिक्स। एक तो मैं उसमें आपका ये मेजर रीजंस वाला डाल दूंगा कि इंडिया में क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, और सेकेंडली आरबीआई यानी मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई की, उसका फूड इन्फ्लेशन के साथ क्या कनेक्शन है, और क्या हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द कंटेंट, इसको हम थोड़ा कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक इज इन्फ्लेशन, मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया, और फिर दूसरा टॉपिक जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ मीन्स का, दैट इज योर दिस सेक्शन आरबीआई एंड फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, ठीक है ना। क्योंकि मेंस का टॉपिक है तो इसमें उतना कुछ तूफान का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब मैं एक एक करके एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग दिस, और मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो आप। उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे आपको ये पूरा पीडीएफ समझ आ जाएगा। तो पहले तो समझिए सर, इन्फ्लेशन जो इंडिया में है उसके मेजर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो एक तो है एग्रीकल्चर रिलेटेड, क्या क्या कॉजेज है इन्फ्लेशन के। तो एग्रीकल्चर में क्या हमारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से महंगाई आ रही है। सेकंड है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट मीन्स प्रोडक्शन या सप्लाई साइड का जो सिस्टम है। एक तो हो गया एग्रीकल्चर वाला प्रॉब्लम, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रॉब्लम या सप्लाई जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसमें कितना हमारा बॉटलनेक है या स्ट्रक्चरल क्या चैलेंजेस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिसकी वजह से हमारी सप्लाई गिर रही है। बिकॉज आपको याद रखना है, डिमांड और सप्लाई में अगर मिसमैच हो गया तो दैट माइट लीड टू इन्फ्लेशन। लेट्स से डिमांड ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन आएगी, या फिर सप्लाई कम हो गई तो इन्फ्लेशन आएगी। तो सप्लाई का क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद रियल एस्टेट का की वजह से इन्फ्लेशन कैसे आ रही है, रियल एस्टेट या एसेट इन्फ्लेशन कहते हैं इसको। फिस्कल पॉलिसी की वजह से इन्फ्लेशन कैसे आ रही है, एक्सटर्नल सेक्टर यानी ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से कैसे इन्फ्लेशन आ रही है, और सर्विस सेक्टर की वजह से कैसे इन्फ्लेशन आ रही है। तो ये सब कुछ मिलाकर वुड बी द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया। नाउ सी, इसमें यू ऑलरेडी नो दिस, बट मैंने इसका एक नोट तैयार किया है जिसको आपको बस डायरेक्टली याद करना है। इसमें मैंने डेटा एग्जांपल सब दिए हुए हैं। तो सर, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज अ रिजल्ट ऑफ बोथ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश फैक्टर्स। तो इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो सिर्फ डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, दैट इज डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश। तो दोनों का मिश्रण है, दोनों का कॉम्बिनेशन है जो इन्फ्लेशन का दिक्कत है इसमें, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, ऑफन ड्रिवन बाय स्ट्रक्चरल इश्यूज इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। नाउ पहले देखेंगे हम एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है। सर, एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज सप्लाई शॉक्स। जैसे हमारा एग्रीकल्चर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन मूनसून। मूनसून खराब तो रेनफॉल कम तो प्रोडक्शन कम तो प्राइसेस ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन आएगा। तो एक बात तो तय है सर कि मूनसून खराब होने से हमारा सप्लाई शॉक मिलता है एग्रीकल्चर में, यानी प्रोडक्शन गिर जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। अब मूनसून खराब कब आएगा, जब इंडिया में एल नीनो इवेंट होगा। क्या होगा, एल नीनो इवेंट। अब एल नीनो क्या है, ये आपको ज्योग्राफी वाले टीचर बोलेंगे। एल नीनो, ला नीना, ये सब क्या होता है, फिलहाल के लिए बस इतना समझिए, एल नीनो आपका ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से मूनसून डिले हो जाता है। अब इसकी वजह से एराटिक मूनसून होगा, इसकी वजह से
इसकी वजह से इरेटिक मानसून होगा और क्लाइमेट चेंज जो दिक्कत है हमारा, वो भी एल नीनो इवेंट का भी क्लाइमेट चेंज उससे थोड़ा सिवियर हो जाता है। ऑफन लीड टू फूड इन्फ्लेशन, इससे इन्फ्लेशन आता है फूड का। तो सर एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, 2023-24 का जो एल नीनो था, दैट लेड टू अ फॉल इन राइस एंड पल्स प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो एल नीनो ऑफ 2023-24 यू कैन कोट दिस एज एन एग्जांपल, उसकी वजह से पल्स प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन गिर गया, पुशिंग फूड इन्फ्लेशन अबाउ 9%, 9% से ज्यादा इन्फ्लेशन को बढ़ाया। तो ये एक रीजन हो गया भाई, मानसून का दिक्कत है। उसके बाद इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स, एक बार एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बन जाता है उसके बाद वो मार्केट पहुंचना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन एकदम से आप सारा का सारा प्रोड्यूस मार्केट नहीं पहुंचाते, बिकॉज यू डोंट फाइंड अ कस्टमर ऑल टुगेदर। ऐसा नहीं है कि आपको सारे प्रोडक्ट का पूरा सप्लाई खत्म हो जाएगा एंड इट ऑल विल बी डिमांडेड। नो, यू माइट हैव टू स्टोर सम ऑफ इट इन अ कोल्ड स्टोरेज, इन द वेयर हाउसिंग। तो पता चला सर एग्रीकल्चर में कोल्ड स्टोरेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, पर इंडिया में क्या, कोल्ड स्टोरेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो इनएडिक्वेट है। तो हमारी सप्लाई जो है कोल्ड स्टोरेज में रह नहीं पाती, कोल्ड स्टोरेज में रहेगी नहीं तो बाहर रहेगी, बाहर रहेगी तो खराब हो जाएगी, तो खराब जब हो जाएगी तो सप्लाई गिर जाएगा, और सप्लाई अगर गिर गया तो इन्फ्लेशन आ गई। तो इनएडिक्वेट स्टोरेज और लॉजिस्टिक, स्टोरेज ऑफ, शॉर्टेज ऑफ कोल्ड स्टोरेज, पुअर ट्रांसपोर्ट एंड एपीएमसी बॉटलनेक। एपीएमसी होगी मंडी, जहां पर फार्मर अपना प्रोड्यूस बेचता है, उसको वहां पर भी स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, वहां पर भी उसका क्रॉप खराब हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद उसकी सप्लाई गिरेगी, प्रोडक्शन गिरा, सॉरी सप्लाई गिरी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कॉजिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है ना। यानी प्रोडक्शन होने के बाद, हार्वेस्ट होने के बाद लॉस होता है कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से। तो सर 15 से 20% का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है हमारे फार्मर का, जिसकी वजह से सप्लाई गिरा तो इन्फ्लेशन आई। उसके बाद हमारे एग्रीकल्चर में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आती है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, डिपेंडेंस ऑन एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स ओवर 60% ऑफ इंडियाज रिक्वायरमेंट एक्सपोजेस प्राइसेस टू ग्लोबल शॉक्स। तो हमारा जो एडिबल ऑयल है मोर देन 60% हम बाहर से लाते हैं। अब इन्फ्लेशन बाहर हो रही है एडिबल ऑयल में, और वो इन्फ्लेशन अब इंडिया भी आएगी, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। इसकी वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इंडिया में आएगा। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो एग्रीकल्चर की वजह से इन्फ्लेशन आती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा रीजन जो इन्फ्लेशन का है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स। अब मैन्युफैक्चरिंग का मेन दिक्कत क्या है सर? मेन दिक्कत ये है सर, आमतौर पर हमारी जो इकोनॉमीज है, दे हैव टू बेसिकली ग्रो फ्रॉम एग्रीकल्चर देन टू मैन्युफैक्चरिंग देन टू सर्विसेज। आमतौर पर ये हमारा ग्रोथ होता है। एग्रीकल्चर पहले मैच्योर होगा, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आएगा। सेकेंडली इट इज योर मैन्युफैक्चरिंग, जिससे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। थर्ड देन इट इज सर्विसेज, जिससे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा टू द नेशनल इनकम। अब इंडिया के केस में क्या हुआ, वी हैव मिस्ड द मिडिल पार्ट। हमारा जो मिसिंग मिडिल है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर से हमने सीधा छलांग मार दिया सर्विस सेक्टर में। देयर वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता था, आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आता है? सर्विसेज से। और मैन्युफैक्चरिंग का बेस हम कभी बना नहीं पाए, जिसकी वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग में काफी सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है जिसकी हमारी सप्लाई ही काफी कम है। जैसे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, उसमें हम डाउन है। तो सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन ले लो आप, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन, वी आर डिपेंडेंट ऑन यूक्रेन और रशिया वगैरह, जहां से हम फर्टिलाइजर लाते हैं। क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज उसके। तो मैन्युफैक्चरिंग कभी बन नहीं पाया हमारा, जिसकी वजह से सप्लाई हमारी गिरी हुई है। और सप्लाई अगर कम है, उसके कंपैरिजन में डिमांड तो ज्यादा है ही, तो दैट विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी विद अ हाई इन्फ्लेशन। तो पता ये चला सर, इंडिया स्ट्रक्चरल लीप फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज बाईपासिंग मैन्युफैक्चरिंग हैज लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है। हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, फर्टिलाइजर्स लीड टू इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, अगर ₹1 का डिप्रिसिएशन इंडिया की करेंसी में होता है, तो हमारा जो इंपोर्ट है वो 10,000 करोड़ महंगा हो जाता है। तो ₹1 की डिप्रिसिएशन की वजह से, तो पता चला सर इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आएगी। तो दो चीजें हो गई, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा जो चीज है दैट इज रियल एस्टेट और एसेट इन्फ्लेशन। नाउ सी, मेरे पास ढेर सारा पैसा है जो मैं
लीगल तरीके से कमाता हूँ, उस पर मैं टैक्स भी भरता हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो टैक्स नहीं भरते और उनका पैसा ब्लैक मनी है। अब ब्लैक मनी का पैसा वो रखेंगे कहाँ? बिकॉज दे आर नॉट शोइंग इट ऑफ, दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस, सो दे हैव टू कीप इट समवेयर। सो व्हाट दे डू इज दे कीप दिस मनी एंड दे बेसिकली डंप दिस मनी इनटू रियल एस्टेट। वो रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं और रियल एस्टेट में अगर किसी का दाम 40 लाख का कोई दुकान है लेकिन वो उसको 60 लाख देते हैं, बिकॉज 40 लाख तो उसका ऐसा वैल्यू है जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसका, बट मार्केट में वो 40 लाख में बिकता नहीं। जैसे हमारा जो मकान है, हमारा मकान है 2 करोड़ का, लेकिन बिकेगा नहीं 2 करोड़ में, बिकेगा वो 6 करोड़ में, बिकॉज आपका लीगली 2 करोड़ ले सकते हैं आप, बिकॉज उस वक्त गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में 2 करोड़ का वैल्यू होगा उस प्रॉपर्टी का, लेकिन 4 करोड़ आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं बिकॉज वो ब्लैक का पैसा है जो इसमें घुमाया जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन आ जाती है। तो ब्लैक मनी की इन्वेस्टमेंट से प्रॉपर्टी में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इसी को एसेट इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद लो इंटरेस्ट रेट एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स पोस्ट कोविड बूस्टिंग हाउसिंग डिमांड एंड रियल एस्टेट इन्फ्लेशन। स्पेशली एक और चीज़ जो हुआ है विद रिगार्ड्स टू रियल एस्टेट, एक तो हो गया ब्लैक मनी का पैसा सारा रियल एस्टेट में घुमाया जाता है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट काफ़ी सारा हाउसिंग लोन्स पर काफ़ी सारा लो इंटरेस्ट ले रही है, आरबीआई की मदद से लो इंटरेस्ट ले रही है। आपको हाउसिंग लोन चाहिए, आपको लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, और गवर्नमेंट भी उसमें काफ़ी सारे इंसेंटिव्स आपको देती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो है ही हाउसिंग की स्कीम। तो गवर्नमेंट के इन इंसेंटिव्स की वजह से और बैंक्स के इस कम इंटरेस्ट लेने की वजह से ओवरऑल हाउसिंग डिमांड बढ़ गई है, और जब हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा हाउसिंग मार्केट में। तो पता चला सर, ये लो इंटरेस्ट और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का खेल है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में एसेट इन्फ्लेशन हो रही है। उसके बाद देखिए फिस्कल पॉलिसी एंड डेफिसिट्स। फिस्कल पॉलिसी एंड डेफिसिट्स, फिस्कल पॉलिसी इज अनदर रीजन कि भाई एक्सपेंशनरी फिस्कल मेजर्स जो है हमारे, एक्सपेंशनरी फिस्कल मेजर मतलब हो गया हमारा खर्चा जो ज़्यादा हो रहा है हर साल, आमदनी 100 करोड़ लेकिन खर्चा 150 करोड़। और ये रेवडी कल्चर जो है, रेवडी कल्चर क्या हो गया? फ्रीबीज देना, है ना, लोन माफ़ कर देना, फ्रीबीज दे देना, मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह। इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाती है। तो ये एक्सपेंशनरी मेजर्स की वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। सेकेंडली, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट कंटिन्यूसली हो रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बोरो करके खर्चा कर रही है, बोरो करके खर्चा कर रही है। उससे क्या होगा सर? ओवरऑल डिमांड फिर से बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इस ज़्यादा खर्चा करने की वजह से, जिसकी वजह से फिर से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, फिस्कल डेफिसिट इन द ईयर 2020-21 शॉट अप टू 9.2%। हालांकि लीगली स्पीकिंग हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% होना चाहिए, उसमें हम अमेंडमेंट करके उसको 4-4.5% तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमारा फिस्कल डेफिसिट कभी 9% भी टच किया। वाई? बिकॉज हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। उसके बाद हाई एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। वैट और एक्साइज ड्यूटी भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से महंगाई आती है, बिकॉज हमने ढेर सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज में वैट लगाया है, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल डीजल, मान लीजिए आप, पेट्रोल डीजल आज भी जीएसटी से बाहर है, तो इस पर स्टेट का वैट पड़ता है, ठीक है ना, इस पे एक्साइज पड़ता है। तो जो अगर मान लीजिए 100 रुपए का आपका पेट्रोल का लीटर है, उसमें 54 रुपीज़ तो आप टैक्सेस ही भर रहे हो। तो अगर आप इतना टैक्स लगाओगे गुड्स एंड सर्विसेज पर, बट नेचुरल वो महंगे हो जाएंगे, और महंगे हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन आएगी। तो एक्साइज ड्यूटी और वैट की वजह से भी इन्फ्लेशन आती है। तो ये सब के सब फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स हैं। देन एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से इन्फ्लेशन कैसे आती है सर? जैसे ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन, ऐसे सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हो गया ताइवान में, तो ताइवान से आना बंद हो गया तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। एडिबल ऑयल का एक्सपोर्ट कर्ब हो गया, मान लीजिए इंडोनेशिया से हम एडिबल ऑयल लाते हैं, तो एडिबल ऑयल का उन्होंने एक्सपोर्ट वहाँ पे कर्ब कर लिया, तो इंडिया में इन्फ्लेशन आएगा, बिकॉज डिमांड बढ़ जाएगी इधर। फर्टिलाइजर सप्लाई शॉक, यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो वहाँ से फर्टिलाइजर सप्लाई गिर गया, तो उसकी वजह से फर्टिलाइजर महंगा हो गया। ऐसे ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन, इंडिया अपना 85% तेल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से आपको पता ही है कि उसमें कितनी वॉलेटिलिटी है, सऊदी का डिपेंडेंट है। तो अगर आप देखेंगे ब्रेंट क्रूड यानी क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो था $40 per barrel in 2020, that increased to $120 per barrel in 2022. This is what led to cost push inflation, because ये cost side का प्रॉब्लम है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन आती है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर। तो होता क्या है सर, अगर इंडिया, ये यहाँ पर मान लीजिए आप, ये मैं लेकिन आपको यहाँ से दिखाऊंगा, मान लीजिए ये इंडिया इधर, ये इंडिया इधर, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर यूएस, ये यहाँ पर यूएस ने क्या किया,
यूएस ने अपनी इकोनॉमी में एक प्रोसेस किया जहां पर यूएस ने कहा, सेंट्रल बैंक ने, कि हम अपना मनी सप्लाई गिराना चाहते हैं, वांट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई ऑफ डॉलर. सो व्हाट विल हैपन इफ द मनी सप्लाई ऑफ डॉलर विल रिड्यूस? इफ द मनी सप्लाई ऑफ डॉलर इज रिड्यूसिंग, व्हाट विल हैपन इज द वैल्यू ऑफ डॉलर विल इंक्रीज. The value of dollar will increase because money supply गिर गया, you'll have increased value. और increased value का मतलब है you'll have a strong US dollar. You'll have a strong US dollar. And whenever you have a strong US dollar, इंडिया से डॉलर जो है वो अमेरिका की तरफ चला जाता है वापस इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए. इसको हम कहते हैं कैपिटल आउटफ्लो. क्या कहते हैं? कैपिटल आउटफ्लो. तो क्या पता चला? अ स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर लीड्स टू कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी. अब ये जो मनी सप्लाई कम करना है और अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेड टेपरिंग. क्या कहते हैं? फेड टेपरिंग, या हम इसको कहते हैं टेपर टैंट्रम. टेपर टैंट्रम. तो अमेरिका कभी टेपर टैंट्रम करता है, अपनी सप्लाई गिराता है, तो इंडिया से पैसा खींचता है. अब इंडिया से डॉलर चला गया बाहर. इंडिया से जब डॉलर बाहर चला जाता है, व्हाट विल हैपन टू एक्सचेंज रेट? ऑलरेडी कवर किया हमने, एक्सचेंज रेट गिर जाती है आपकी. तो अगर 70 पे आपका एक्सचेंज रेट था, आज आपका 80 पे एक्सचेंज रेट है, तो आपका 80 पे एक्सचेंज रेट गिर गया. दिस इज व्हाट वी कॉल डेप्रीसिएशन. अब ये डेप्रीसिएशन क्यों हुआ सर? बिकॉज मनी मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री, डॉलर इज गोइंग आउट, तो डेप्रीसिएशन तो होगा ही. उससे हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा. और डेप्रिसिएशन की वजह से होगा क्या सर? डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और जब इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, उसकी वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इंडिया में आएगी. समझा? This is what has been written here. Strong US dollar and Fed tapering, इससे कैपिटल आउटफ्लो होता है, रुपए कमजोर होता है, डिप्रिशिएट होता है, और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आती है. उसके बाद पोस्ट कोविड ग्लोबल रिकवरी, इंक्रीज डिमांड इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, पुशिंग कमोडिटी प्राइसेस अपवर्ड ग्लोबली. तो पता चला सर, पोस्ट कोविड के बाद जो रिकवरी हुआ पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में, उससे ओवरऑल डिमांड बढ़ गई. डिमांड बढ़ने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो आएगा, और ये ग्लोबली कमोडिटी सुपर साइकिल आया है. कमोडिटी के प्राइसेस में बढ़ोतरी आई है, स्पेशली कोविड के बाद. उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, इसने भी पूरे एनर्जी के सेक्टर को डिसरप्ट करके रख दिया, सप्लाई को शॉक में हमें कन्वर्ट कर दिया. सप्लाई शॉर्टेजेस क्रिएट हुई, जिसकी वजह से ओवरऑल एनर्जी और फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ गए. इंडिया में भी ओपेक प्लस प्रोडक्शन कस्ट. ओपेक जो है, ओपेक प्लस, इसमें सऊदी अरेबिया है, सारी गल्फ कंट्रीज है अलॉन्ग विद रशिया, ये एकदम से अपने प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिसकी वजह से तेल का दाम आसमान छू जाता है. उसकी वजह से इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. तो दिस इज द रीजन फॉर एक्सटर्नल रीजंस फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया. एक और जो रीजन है, दैट इज सर्विस सेक्टर इन्फ्लेशन. सर्विस सेक्टर में क्या होता है सर? जैसे होटल्स है, एजुकेशन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, इसमें लोगों का रेंट सीकिंग बिहेवियर होता है. रेंट सीकिंग बिहेवियर हो गया ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना? तो रेंट सीकिंग बिहेवियर इज एक्ट ऑफ गेनिंग एक्स्ट्रा इनकम. इन एजुकेशन, हेल्थ, प्राइवेट हाउसिंग सेक्टर, persistent inflation in urban areas. ये जो रेंट सीकिंग बिहेवियर है, स्पेशली सर्विस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, इनकम कमाना, इसकी वजह से वो अपने सर्विसेज का दाम बढ़ाते हैं और इंडिया में इन्फ्लेशन आती है. तो दीज आर योर 6 डिफरेंट रीजंस दैट व्हाई इज देयर इन्फ्लेशन इन इंडिया. सो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट पार्ट. तो मैंने आपको इन्फ्लेशन का कहा. सबसे पहले हम देखेंगे मेजर रीजंस इन इंडिया, ठीक है ना? मेजर रीजंस इन इंडिया. तो मैंने कुछ 6 रीजंस बता दिया आपको, उसमें से जितना याद रहेगा वो आंसर के लिए काफी आपका. एक और रीजन जो आपको पता होना चाहिए, एक और डिमेंशन जो हम इन्फ्लेशन का कवर करेंगे, दैट इज आरबीआई एंड फूड इन्फ्लेशन. आरबीआई एंड फूड इन्फ्लेशन. तो आप लिख सकते हैं अपना सेकंड पॉइंट, आरबीआई एंड फूड इन्फ्लेशन. ये भी कंटेंट मैंने पीडीएफ में दे रखा है, आरबीआई एंड फूड इन्फ्लेशन. नाउ सी, आरबीआई एंड फूड इन्फ्लेशन, इसमें हमें क्या पढ़ना है? फूड इन्फ्लेशन जो आरबीआई की है, उसमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्यों नहीं हमें हेल्प कर पाती है, जो फूड इन्फ्लेशन इंडिया में हो रहा है, और मॉनेटरी पॉलिसी की क्या एफिशिएंसी है एज फार एज फूड इन्फ्लेशन इज कंसर्न्ड. पहली बात तो समझिए कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो डिमांड साइड मेजर है. असल में डिमांड साइड मेजर है. मतलब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी करती क्या है सर? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है. और अगर मनी सप्लाई आपने कम किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए,
व्हाट विल हैपन टू डिमांड? सर डिमांड गिर जाएगी और इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगी। पर प्रॉब्लम यह है कि मनी सप्लाई को कम करने से आप डिमांड कम करते हो, लेकिन और मनी सप्लाई को बढ़ाने से आप डिमांड बढ़ाते हो। ये डिमांड साइड मेजर है, ये सप्लाई साइड में कुछ नहीं कर सकता। जो मॉनेटरी पॉलिसी सप्लाई साइड में वो हैंडीकैप्ड है, कैन नॉट हेल्प द इकोनॉमी थ्रू द सप्लाई साइड मेजर्स। तो वो चीज हम देखेंगे इस वाले पूरे टॉपिक में। तो आरबीआई ऑन फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी डाला है। तो डिस्पाइट अचीविंग फूड सिक्योरिटी आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस परसिस्टेंट वोलेटाइल फूड इन्फ्लेशन। अब देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, जो कि हम पढ़ेंगे इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री जब हम पढ़ना है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया तो तूफान का हमने प्रोडक्शन किया अपने एग्रीकल्चर में, और अपने एग्रीकल्चर को हमने फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करी हमने सारे लोगों को, और अपने एग्रीकल्चर को हमने सस्टेनेबल बनाया, और हमने उसको जिसमें हमने आत्मनिर्भरता अचीव की, दैट इज सेल्फ रिलायंस हमने अचीव किया। तो हमने पूरा का पूरा सिस्टम एग्रीकल्चर का खुद से कंट्रोल में है हमारे, और हम सारी प्रोडक्शन खुद से करते हैं जितना भी हमारी ज़रूरत है। सो ये कुछ करने के बाद भी, सप्लाई बढ़ाने के बाद भी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी, इतना सारा प्रोडक्शन करने के बाद भी आज हालत ये है कि इंडिया में सप्लाई का प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से कंटिन्यूस फूड इन्फ्लेशन आती है। अब सर ये क्या प्रॉब्लम है वो थोड़ा देखेंगे हम। एज पर आरबीआई's April 2024 bulletin, food inflation averaged 7.2% in 23-24 compared to overall CPI inflation of 5.4। तो ओवरऑल CPI तो 5.4 पे ही था, लेकिन फूड इन्फ्लेशन 7.2 पे चला गया। तो सीपीआई को असल में फूड ही ऊपर उठा रहा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो पता ये चला सर, ये असल में सीपीआई में जो महंगाई है वो असल में फूड की वजह से, बिकॉज काफी वोलेटाइल है वो। अब देखेंगे फूड में क्या दिक्कतें हैं, फूड इतना परसिस्टेंट इन्फ्लेशन में क्यों रहता है। पहला रीजन, climate and weather shocks, because food and agriculture is dependent on climate and weather। एल नीनो हो गया तो इन्फ्लेशन आएगी, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। दूसरा, सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, ये भी मैंने कवर करा आपको। कोल्ड स्टोरेज का प्रॉब्लम मैंने बताया आपको। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है। लगभग ओनली 35% जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो कोल्ड स्टोरेज में प्रोटेक्ट होते हैं, अदरवाइज बाकी के सब ज़ाया हो जाते हैं। 65% हमारा बिना कोल्ड स्टोरेज के है। अगर उनको जल्दी मार्केट में कस्टमर नहीं मिला तो दे विल बी बेसिकली स्पॉइल्ड। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हमारा 5 से 6% होता है एज फार एज योर दीज क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स आर कंसर्न्ड। तो सर इसमें आप समझ सकते हैं कि अ लॉट इज बेसिकली लॉस्ट, अ लॉट ऑफ सप्लाई एंड प्रोडक्शन इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। उसके बाद एपीएमसी एंड मार्केट एफिशिएंसी इनएफिशिएंसीज। एपीएमसी क्या हो गया, ये एग्रीकल्चर में आपने पढ़ना है। एपीएमसी आपकी मंडी है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसमें अपना फार्मर अपना प्रोड्यूस लेकर आता है और बेचता है। एपीएमसी में दिक्कत क्या है सर, होर्डिंग हो जाती है। एपीएमसी में आपने होर्ड कर लिया, जैसे आपने मंडी में अपने प्रोड्यूस को ही होर्ड कर लिया तो मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। एपीएमसी में काटलाइजेशन चलता है कि भाई आपने काटल बनाकर एकदम से अपने प्रोड्यूस का प्राइस बढ़ा लिया तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी। तो होर्डिंग है, काटलाइजेशन है, दिस इज वन ऑफ द फ्यू रीजंस जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन आता है फूड में। एमएसपी का पॉलिसी बायस है। अब देखिए जरा, एमएसपी आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब एमएसपी जो है सर आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मोस्टली बायस्ड है टुवर्ड्स राइस एंड व्हीट, ज्यादा फोकस करता है राइस व्हीट पर। और एमएसपी क्या है, ये गवर्नमेंट की गारंटी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है आपके कुछ क्रॉप्स पर, जो गवर्नमेंट आपको कहती है अगर आप इसको नहीं बेच पाए ऑन अ सर्टेन लेवल, आप मेरे पास आना, मैं खरीदूंगा इसको एमएसपी के प्राइस के ऊपर। तो गवर्नमेंट जिस क्रॉप पे एमएसपी का सपोर्ट देती है फार्मर को, फार्मर चाहेगा कि वो वही क्रॉप प्रोड्यूस करे, और सारे के सारे फार्मर्स उन्हीं क्रॉप्स की प्रोडक्शन में लगेंगे जिस पर एमएसपी का सपोर्ट मिलता है, जैसे राइस एंड व्हीट। और बाकी के क्रॉप्स छूट जाएंगे, क्योंकि बाकी के क्रॉप्स छूट जाएंगे तो वो क्रॉप्स आपको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और क्योंकि वो आपको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ गया कंट्री के अंदर। फोकस ऑन राइस एंड व्हीट रिड्यूसेस एक्रिएज अंडर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। आपका फोकस है राइस व्हीट पर, उसकी वजह से पल्सेस और ऑयल सीड का ओवरऑल एरिया अंडर कल्टीवेशन गिर जाता है, मेकिंग इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट। एक्सटर्नल शॉक भी रीजन है फूड इन्फ्लेशन का, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर इंक्रीज प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स एंड एडिबल ऑयल्स।
राइजिंग प्रोटीन डिमांड, अब इंडिया में धीरे धीरे मिडिल क्लास ऊपर उठ रहा है, ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से उनको पता चल रहा है कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो देयर इज अ राइजिंग प्रोटीन डिमांड, मीट का डिमांड ज्यादा है, फिशेस का डिमांड ज्यादा है, चिकन का डिमांड ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा होने की महंगाई भी आएगी, तो मिल्क की डिमांड, एग्स की डिमांड, फिश की डिमांड, मीट की डिमांड, फॉडर की डिमांड, सबकी डिमांड बढ़ गई है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ गया है। उसके बाद फ्यूल एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, भाई फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, लॉजिस्टिक्स महंगा, लॉजिस्टिक्स महंगा तो आपका सारा का सारा फूड महंगा। तो सर इससे आपका ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन आता है। तो ये हो गया रीजंस फॉर फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। नाउ आंसर टू दिस, नाउ द क्वेश्चन वाज कि हमें आरबीआई कैसे हेल्प कर सकता है इस पे। तो इफेक्टिवनेस ऑफ आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी, इफेक्टिवनेस ऑफ आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहला ही पॉइंट ये है कि हमारा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हैज अ लिमिटेड इंपैक्ट हियर, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। रीजन बीइंग, ये जो मामले हैं ऊपर के सारे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्लाइमेट का प्रॉब्लम, सप्लाई का प्रॉब्लम, सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम, सप्लाई का प्रॉब्लम, एपीएमसी और मार्केट का इशू, ये भी सप्लाई का प्रॉब्लम, एमएसपी का सप्लाई का इशू, एक्सटर्नल शॉक सप्लाई का इशू। सर ये सब के सब सप्लाई इश्यूज है। तो अगर फूड इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो फूड इन्फ्लेशन इज प्राइमरली सप्लाई साइड ड्रिवन। हालांकि आरबीआई जो है उसका जो टूल है, जैसे रेपो रेट, सीआरआर, ओएमओ, ये आरबीआई के टूल है जो हमें मॉनेटरी पॉलिसी में बाद में पढ़ने हैं। आरबीआई के टूल सप्लाई साइड को नहीं देखते, वो किसको देखते हैं, डिमांड साइड इन्फ्लेशन को, इसीलिए इसमें इफेक्टिवनेस कम है। दूसरा रीजन ट्रांसमिशन गैप, दूसरा रीजन ट्रांसमिशन गैप। 40% ऑफ फार्मर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द रेगुलर फॉर्मल बैंक्स, वो इनफॉर्मल क्रेडिट पे डिपेंडेंट है। क्या मतलब, भाई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तो बैंक्स के थ्रू चलती है। अब अगर हमारा फार्मर बैंक के पास आया ही नहीं तो मॉनेटरी पॉलिसी चलेगी कैसे? वो बैंक के पास क्यों नहीं आता? क्योंकि वो इनफॉर्मल मनी लेंडर के पास जाता है लोन लेने के लिए। अब जब आप मनी लेंडर के पास जाओगे वहां तक तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पहुंचेगी नहीं, बिकॉज मनी लेंडर हमारे बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ा नहीं होता। तो पता चला सर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी तो बैंक के थ्रू चलती है, और अगर हमारा फार्मर ही बैंक के साथ लिंक नहीं है तो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं चलेगी। तो ये चीज हो गया, ट्रांसमिशन नहीं होगा। उसके बाद एम्पेरिकल एविडेंस भी है हमारे पास। आप देख सकते हैं आरबीआई ने 4% से अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 6.5% पे लिया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया ताकि इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारी इन्फ्लेशन कम नहीं हुई। फूड इन्फ्लेशन तब भी 7% पे थी। तो इसका मतलब आपकी रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रही है। इसका मतलब आपकी जो रेट है, आपका जो टूल है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आरबीआई का स्टांस खुद भी यही है। आरबीआई अपनी खुद की मीटिंग्स में कहता है, आरबीआई एक्नॉलेज दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस फूड प्राइस शॉक्स। हमारी पॉलिसी फूड प्राइस शॉक को डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, या डायरेक्टली उसको अफेक्ट नहीं कर सकती, डायरेक्टली उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अब सर मैंने आपको बता दिया फूड इन्फ्लेशन के रीजंस, मैंने आपको बता दिया आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस। कंक्लूजन क्या लिखेंगे? टू सस्टेनेबली कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे आपको, सप्लाई साइड के रिफॉर्म करने पड़े। आरबीआई तो सेकंड राउंड इफेक्ट को मेंटेन कर सकता है, मनी सप्लाई वो ये सब वो देख सकता है आरबीआई, लेकिन सप्लाई साइड का प्रॉब्लम गवर्नमेंट की वजह से ठीक होगा। जैसे इरिगेशन को बेहतर बनाओ ताकि हम मूनसून पे डिपेंडेंट ना हो, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाओ, एमएसपी को रिवाइज करो, एपीएमसी मंडी को बेहतर बनाओ, कर्बिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये जो लॉसेस होते हैं पोस्ट हार्वेस्ट ये कम होने चाहिए, हमारे एग्रीकल्चरल लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाओ, कनेक्टिविटी बढ़ाओ अपनी, ये सब करेंगे तब फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। आरबीआई कैन कंटेन सेकेंड राउंड इफेक्ट्स, आरबीआई सेकेंड राउंड इफेक्ट कंटेन कर सकता है, in other words money supply and all that, but the real solution lies in supply side management by the government, not monetary tightening। पैसा कम करने से आरबीआई अगर पैसा कम कर दे, दैट इज मॉनेटरी टाइटनिंग। आरबीआई के मॉनेटरी टाइटनिंग करने से फूड इन्फ्लेशन ठीक नहीं होगा, इसके लिए सप्लाई साइड का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। समझ आ रहा आपको? तो दिस इज व्हाट I had to cover with regards to inflation का जो मेंस का टॉपिक है।
आई बिलीव इसमें अब आपके दो पोर्शंस है जो हमें करने अभी। एक तो इन्फ्लेशन का हमने देखा मेजर रीजंस इन इंडिया, दूसरा हमने देखा आरबीआई एंड फूड इन्फ्लेशन, तीसरा हमें देखना है इन्फ्लेशन जो इकोनॉमिकली यूजफुल है, सोशली हार्मफुल है और पॉलिटिकली अनअवॉइडेबल है, तो उसका कंटेंट मैं कल लिखाऊंगा आपको। और फिर रहता है आपका आखिरी, दैट इज लो इन्फ्लेशन हमारी जो रही है काफ़ी टाइम से, और जीडीपी ग्रोथ भी रहा है, तो क्या उस वजह से इंडिया की इकोनॉमी अच्छी शेप में है या नहीं है। तो वो हम विल कवर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये पढ़ लेना, आई विल बी शेयरिंग दिस कंटेंट विद द ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो, तो डू कवर दिस, ओके। चलिए आज इतना ही।